Hello friends, today we will discuss the concept of the Maxim and Gilbert sequencing method और साथ में उसका हम मैकेनिज्म भी देखेंगे। जैसे कि मैं अब तक बोलते आया हूँ कि हमें कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करना है, नॉट थ्योरी पार्ट। कॉन्सेप्ट अगर समझ में आया तो हम थ्योरी पार्ट इजीली लिख सकते हैं। तो चलो आज हम बात करते हैं कि मैक्सम एंड गिलबर्ट सीक्वेंसिंग मेथड, इस मेथड में आखिर होता क्या है और किस तरह से इस मेथड का यूज़ करके सीक्वेंसिंग कर सकते हैं। तो इस मेथड को डेवलप किसने किया था? मैक्सम एंड गिलबर्ट। तो उनका पूरा नाम क्या था? एलन मैक्सम एंड गिलबर्ट का वाल्टर गिलबर्ट। तो इन्होंने कौन से ईयर में किया था? इन 1976 टू 1977 तक। तो जैसे कि आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो छोटे छोटे जीन्स होते हैं ना, जो लॉन्ग जीन नहीं, जो छोटे छोटे सीक्वेंस होते हैं, जैसे ये जो है एटीजीसी का, इस तरह के छोटे छोटे डीएनए का सीक्वेंसिंग मैक्सम एंड गिलबर्ट से किया जाता है। और एक कौन सा टेक्निक से किया जाता है वो मैंने कल ही एक्सप्लेन किया था, मतलब कल के वीडियो में मैंने बताया था, जो कि फ्रेडरिक सेंगर्स ने किया था। यस वही, वो कौन सा मेथड था? सेंगर्स सीक्वेंसिंग मेथड। यस, तो मैंने इसमें क्या बताया था कि छोटे छोटे जो जेन्स होते हैं वो मैक्सम एंड गिलबर्ट सीक्वेंसिंग से और फ्रेडरिक सेंगर सीक्वेंसिंग से किया जाता है। लेकिन मैक्सम और फ्रेडरिक सेंगर से दोनों का जो सीक्वेंसिंग है, ये दोनों में क्या डिफरेंस है? ये दोनों का डिफरेंस ऐसा है, ये जो मैक्सम एंड गिलबर्ट है, इसको करने के लिए कुछ केमिकल का यूज किया जाता है, ठीक है। लेकिन फ्रेडरिक सेंगर्स, ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये जो सेंगर सीक्वेंसिंग मेथड है, इसको करने के लिए टर्मिनेटर का यूज किया जाता है। इसको हमेशा याद रखिए, इसको यूज करने के लिए केमिकल का और इसको यूज करने के लिए टर्मिनेटर का यूज किया जाता है, ठीक है। मतलब ही चेन टर्मिनेटर, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे मैक्सम एंड गिलबर्ट सीक्वेंसिंग मेथड। तो सीक्वेंसिंग मेथड, डीएनए सीक्वेंसिंग क्या होता है वो मैंने फ्रेडरिक सेंगर्स के एक्सपेरिमेंट में, मतलब इस मेथड में बता दिया था। तो अभी हम डायरेक्ट स्टार्ट करने वाले मैक्सम एंड गिलबर्ट। तो जैसे कि हमें पता है कि ये हमारा डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, हेलिकल स्ट्रक्चर। तो हमें जैसे कि मैंने इस डीएनए को यहाँ पे निकाला है, ड्रॉ किया है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो इसमें जो 5 प्राइम एंड है, हमें पता है कि 5 प्राइम एंड के पास फॉस्फेट ग्रुप ज्वाइंट रहता है, ट्राइफॉस्फेट, ठीक है ना। तो 5 प्राइम एंड के पास मैंने फॉस्फेट ग्रुप डाल दिया है और 3 प्राइम एंड के पास क्या प्रेजेंट रहता है? OH ग्रुप। ये हमारा OH ग्रुप आ गया। तो यहाँ तक आपको समझ में आया? तो आप बोलोगे कि हम डीएनए को डायरेक्ट डीनेचर करते हैं, मतलब 95 डिग्री सेल्सियस में हीट करके तो सेपरेट होता है, ठीक है ना। तो मैंने इसमें क्या नया शुरू कर दिया? तो इसमें भी डीनेचर होता है, वो आगे होगा 95 डिग्री सेल्सियस में, हम उसको जब हीट करेंगे तो वो सेपरेट होगा। लेकिन वो डीनेचुरेशन प्रोसेस के पहले कुछ स्टेप्स होते हैं मैक्सम एंड गिलबर्ट में, जो फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करके OH ग्रुप अटैच करना, जो मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में बता रहा हूँ। तो इस तरह से आपको समझा कि 5 प्राइम एंड में फॉस्फेट ग्रुप रहता है और 3 प्राइम एंड में OH ग्रुप प्रेजेंट रहता है। डीएनए का स्ट्रक्चर याद कीजिए। तो इस स्टेप में क्या होता है, जहां पे भी फॉस्फेट ग्रुप है ना, वो रिमूव करके OH ग्रुप अटैच हो जाता है। जो भी चेंजेस हो रहा है वो मैं रेड कलर से दिखा रहा हूँ। यहाँ पे हमारे 5 प्राइम एंड में जो फॉस्फेट ग्रुप था वो रिमूव होके OH ग्रुप अटैच हो चुका है 3 प्राइम जैसे। इसमें कुछ चेंजेस नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसमें ये जो चेंजेस हुआ, ये कुछ एंजाइम भी यूज हुआ होगा इसमें। तो कौन सा एंजाइम है? तो वो है अल्कलाइन फॉस्फेटेज। आपको दिख रहा है ASE, एंजाइम ऑलवेज एंड विथ ASE। तो अल्कलाइन फॉस्फेटेज, ये एंजाइम का यूज होके तो ये OH रिमूव हो गया है यहाँ से, मतलब फॉस्फेट ग्रुप रिमूव होके OH ग्रुप यहाँ पे अटैच हो गया है। तो ये जो प्रोसेस हुआ है, इस प्रोसेस को हम क्या बोल सकते हैं? डीफॉस्फोराइलेशन, ठीक है। तो अभी इसमें फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव किया है, OH को अटैच किया है, मतलब कुछ तो उनका एम होगा ना, वहां पे कुछ तो ऐड करना होगा वहां पे। तो वहां पे कुछ मॉलिक्यूल का ऐड किया जाता है। वो मॉलिक्यूल कौन सा रहता है? रेडियो एक्टिव। वो कौन सा रहता है? रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल गैमा P32। इस मॉलिक्यूल को यहाँ पे ऐड किया जाता है। कहाँ पे? 5 प्राइम एंड की। और 5 प्राइम एंड के पास क्या है? OH ग्रुप अटैच कर दिया है फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करके। तो आपने देखा ये जो स्ट्रैंड है, इस स्ट्रैंड में हमें कुछ एडिशन करना है। रेडियो एक्टिव ये जो मॉलिक्यूल है P32 वाला, ठीक है, इसको हमें इधर ऐड करना है। मतलब उसके लिए भी कुछ एंजाइम का यूज हुआ होगा। वो कौन सा एंजाइम है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज। तो देखा आपने, ये भी एक एंजाइम है। इस एंजाइम का यूज करके हमने इस रेडियो एक्टिव फॉस्फेट ग्रुप को P32 को, इस मॉलिक्यूल को इस 5 प्राइम एंड में ज्वाइंट किया।
तो अभी इसको इधर ऐड करना है, मतलब कुछ एनर्जी तो यूज़ होगा ना, तो एटीपी का यूज़ होके क्या तरह होता है, एडीपी। ठीक है, तो इसके वजह से क्या हुआ, ये जो रेडियो एक्टिव फॉस्फेट है वो यहाँ पे आके जॉइंट हो गया। तो रेडियो एक्टिव फॉस्फेट आपको दिख रहा है, फिर से पी से दिख रहा है, तो फिर इसको मैं भी स्टार कर देता हूँ। ये हमारा क्या है, रेडियो एक्टिव फॉस्फेट। ठीक है, तो अभी ये होने के बाद हम इस जो डीएनए है इसको दो पार्ट में कट कर देंगे। वो कट करने के लिए कुछ एंजाइम का यूज होगा। वो कौन सा एंजाइम है, रिस्ट्रिक्टेड एंजाइम, सॉरी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है ये क्या करता है पता है, ये दो पार्ट में कट करता है इसको। एक पार्ट को कट करता है स्मॉल साइज में और एक पार्ट को कट करता है बिग साइज में। तो कुछ इस तरह से, सपोज यहाँ से इसको कट किया तो कट करने के बाद कुछ हमारा डीएनए बाहर आ जाएगा इस तरह से। तो देखा आपने, इसमें जो लार्जर पार्ट है वो यहाँ पे निकला है, मैंने इसको फॉस्फेट ग्रुप ज्वाइन कर दिया जो रेडियो एक्टिव है। स्टार मतलब समझ लेना रेडियो एक्टिव फॉस्फेट ग्रुप है इसमें। और जो स्मॉलर पार्ट है यहाँ पे, इस स्मॉलर पार्ट को यहाँ से क्या कर दिया है, डिस्कार्ड कर दिया जाता है। क्या करते हैं, इसको, इस स्मॉलर पार्ट को यहाँ से डिस्कार्ड किया जाता है। इसका यूज नहीं करते हैं, आगे इस स्ट्रैंड का यूज करते हैं। तो अभी वो टाइम आ गया है बताने का। आपने देखा होगा 95 डिग्री सेल्सियस मतलब क्या है, डीनेचुरेशन। हम पीसीआर टेक्निक में भी डीनेचुरेशन करते आए हैं। 95 डिग्री सेल्सियस तक उसको हीट करने की वजह से डीएनए जो दो स्ट्रैंड है वो सेपरेट हो जाता है। ठीक है, डीनेचर हो जाता है। फिर उसके सेंगर सीक्वेंसिंग में भी देखा हमने, अभी गिलबर्ट में भी वो स्टेप आ चुका है। इतना स्टेप होने के बाद, रेडियो एक्टिव फॉस्फेट ग्रुप ज्वाइन करने के बाद ही हमारा वो स्टेज आता है। वो स्टेप है डीनेचुरेशन। मतलब ये जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए को सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में फॉर्म करता है। तो हम उसको नेक्स्ट पेज में देखेंगे। तो देखिए, उसे हीट देने के बाद वो कुछ इस तरह से सिंगल स्टैंडर्ड बन चुका है। तो हमारा 5 प्राइम एंड के पास क्या था, फॉस्फेट ग्रुप था। जो फॉस्फेट ग्रुप क्या था, रेडियो एक्टिव था। मतलब मैंने स्टार से डिनोट किया था रेडियो एक्टिव को। और 3 प्राइम एंड के पास हमारा वही जो ना, जो OH ग्रुप अटैच है। तो ये जो स्टेप था, जो जिस स्टेप से हम यहाँ तक आए, वो स्टेप मैंने यहाँ पे लिखा है। कौन सा स्टेप है, डीनेचुरेशन। ठीक है, तो हमें पता है हमारा डीनेचुरेशन प्रोसेस के पहले डबल स्टैंडर्ड डीएनए था, लेकिन अब उसका क्या हो गया, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए हो गया, SSDN। ये मतलब सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। ये पूरा हुआ एक स्टेप। अभी हम नेक्स्ट स्टेप देखेंगे। तो आई होप कि आपको यहाँ तक एकदम परफेक्टली समझ में आ गया है। तो मैंने आपको पहले बताया, तो मैक्सम एंड गिलबर्ट जो है वो केमिकल मॉडिफिकेशन किया जाता है उसमें। लेकिन सेंगर्स में क्या होता है, ये सॉरी फ्रेडरिक सेंगर्स में क्या होता है, चेन, ये टर्मिनेटर होता है, टर्मिनेशन होता है चेन का। इसमें मैंने केमिकल बताया था। तो अभी हमने डीएनए का डीनेचुरेशन करके सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए यहाँ पे एक साइड में रख लिया है। इसको आप याद रखिए, ये हमने बना के साइड में रख दिया है। अभी हम केमिकल की बात करेंगे। कौन से केमिकल 4 ट्यूब में फिल किया जाता है, उस केमिकल के बारे में शॉर्टली बता देता हूँ मैं। फिर उसके बाद आगे वाला स्टेप देखेंगे। तो क्या हमारा केमिकल ट्रीटमेंट। तो फर्स्ट केमिकल हमारा होता है फॉर्मिक एसिड। तो इस फॉर्मिक एसिड का रोल क्या है, मतलब उस ट्यूब में डालने के बाद, जो भी ट्यूब में बाद में बताने वाला है, उस ट्यूब में डालने के बाद फंक्शन क्या होगा उस ट्यूब का। तो इसमें क्या होता है, ब्रेक द लिंक बिटवीन अ प्यूरिन्स A और G एंड द डीऑक्सीराइबोज टू विच इट इज अटैच्ड। मतलब ये जो हमारा स्ट्रैंड है, इस स्ट्रैंड में कुछ भी हो सकता है, ATGCCGTA। ठीक है, इस स्ट्रैंड में जिधर भी A रहेगा उस जगह से ये फॉर्मिक एसिड क्या करेगा, वहां पे जाके ये फॉर्मिक एसिड अटैच हो जाएगा और उसको उधर ही स्टॉप कर देगा, उधर उसको ब्रेक कर देगा। तो फिर यहाँ पे जो G है, अगर G आ गया तो यहाँ पे ब्रेक कर देगा। वो मैं आगे बताऊंगा। तो आपको यहाँ तक समझ में आया क्या करता है, ब्रेक करने का फॉर्मिक एसिड वहाँ पे जाके लाइन को, लिंक को, मतलब ब्रेक द लिंक बिटवीन द प्यूरिन्स है, बिटवीन अ प्यूरिन्स। ठीक है, इतना समझ में आ गया। मतलब इसमें क्या करता है, जो भी एडेनिन रहा या फिर गोनिन रहा, उसको क्या कर देगा, वहाँ से रिमूव कर देगा वो। ठीक है, तो अभी हमारा नेक्स्ट केमिकल कौन सा है, तो वो है डाइमिथिल सल्फेट। तो देखिए सल्फेट है, इसको दो साइड में मिथिल जॉइंट है, इसलिए इसको बोलते हैं डाइमिथिल, मतलब 2 मिथिल जॉइंट है। तो इसका फंक्शन क्या है, इसमें कहते हैं मिथाइलेशन ऑफ गोनिन बाय डाइमिथिल सल्फेट। तो इसमें क्या करेगा, वो जो गोनिन का जो भी स्ट्रक्चर, मतलब जो भी गोनिन का स्ट्रक्चर है, ये क्या करेगा, जाके जो हम सेकंड ट्यूब में डालेंगे इसको, ये जाके क्या करेगा, वहाँ पे गोनिन को मिथाइलेटेड कर देगा। और वहाँ से गोनिन को मिथाइलेटेड करने के बाद गोनिन और CH3 वो वहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, पायरिमिडिन जो है इसको हाइड्रोलाइज कर देगा हाइड्रोजन का यूज करके थर्ड ट्यूब में। और हाइड्रोलाइज करने के बाद क्या होगा, वो जो स्ट्रैंड है, इस स्ट्रैंड में जहाँ पे C और T रहेगा, वहाँ से उसको मतलब हाइड्रोलाइज कर देगा, वहाँ से उसको रिमूव कर देगा। अभी फोर्थ केमिकल है। तो जब हम ट्यूब में NaCl सोडियम क्लोराइड जब डालेंगे, तो उस टाइम क्या, हाइड्रोजन, ये जो रिएक्शन उसमें हुआ रहेगा उसको इनहिबिट कर देगा।
ठीक है, और सी जो ग्रुप है साइटोसिन वो वहाँ से रिमूव कर देगा। तो उसके बाद हमारा ये पाइपरिडिन, ये जो है लास्ट केमिकल होता है, ये हमारे चारों ट्यूब में यूज किया जाता है। ये देखिए मैंने 4 बार एरो दिखाया, मतलब इस चारों ट्यूब में हम यूज करेंगे। इसका काम क्या है, इसको मैंने रेड कलर से क्यों दिखाया है, क्योंकि हमें जो हॉट है, जो भी गर्म किया हुआ जो पाइपरिडिन है, इसका यूज करेंगे। तो द मॉडिफाइड डीएनए क्लीव्ड बाय द हॉट पाइपरिडिन्स एट द पोजिशन ऑफ द मॉडिफाइड बेस, जहां से हमने ये सबको रिमूव कर लिया है, जैसे यहाँ से ए निकल गया, यहाँ से गॉनिन निकल गया, यहाँ पे सी टी, यहाँ पे सी निकल गया, ये सब जो निकल जाता है, जो भी बचा हुआ जो भी डीएनए स्ट्रैंड है, उस स्ट्रैंड को फिर से ठीक से कट करने का काम कौन करेगा, पाइपरिडिन। ठीक है, यहां तक आपको पूरा केमिकल समझ में आ गया। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो अभी हम हमारे पहले डीएनए के पास आ जाते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। तो अब इन सबको मैं नेमिंग कर देता हूं। ठीक है, अभी मैंने इसको सब न्यूक्लियोटाइड बेसिस डाल दिया है। अभी हमारा मेन टारगेट, मेन मोटो के पास पहुंच जाएंगे, जो है प्रैक्टिकली, जो हम प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। अभी मैं 4 ट्यूब निकाल देता हूँ यहाँ पे। तो ये रहा हमारा ट्यूब। इसको हर एक ट्यूब में इस तरह का कैप है, मैंने यहाँ पे एक ही दिखाया है। तो अभी मैं चारों टेस्ट ट्यूब को नेम दे देता हूँ। ये टेस्ट ट्यूब को नेम दिया है मैंने जी। तो मैंने चारों टेस्ट ट्यूब को नेम दे दिया। अभी उसके नीचे केमिकल्स भी लिख दिया है, जिस तरह से ये केमिकल, जैसे आप देख सकते हैं पहले इसमें ए और ए प्लस जी है, तो हमारा ए प्लस जी जो है वहाँ पे फॉर्मिक एसिड लिखा है, तो हमारा फॉर्मिक एसिड आ गया। सेकंड इसमें गॉनिन है, तो डाइमिथिल सल्फेट, गॉनिन के नीचे डाइमिथिल सल्फेट। सी और टी के नीचे हमने क्या डाला, हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, और सी के नीचे हमारा आ गया, ये सिर्फ सी, इसके नीचे आ गया हमारा सोडियम क्लोराइड, तो हमारा सोडियम क्लोराइड। और चारों इसमें एक ऐसा कॉमन केमिकल है जो हम चारों टेस्ट ट्यूब में डालते हैं, वो कौन सा केमिकल है, वो है पाइपरिडिन। तो अभी देखिए ये जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है, इसके अंदर हमारा सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बहुत सारा आ चुका है। ठीक है, आप देख सकते हैं डॉट डॉट। तो अभी फोकस कीजिए और मेरे साथ चलिए। अभी ये जो ट्यूब है, इस ट्यूब के अंदर हमारा मतलब कि ना डीएनए का स्ट्रैंड है सिंगल स्टैंडर्ड, साथ में हमने कौन सा केमिकल डाला है, डाइमिथिल सल्फेट, और उसके साथ में हमने पिपरिडिन डाला है। तो अभी हम इस जो पहला ट्यूब है उसके अंदर घुसेंगे। अभी उसके अंदर जाने के बाद हमें किस तरह का दिखेगा, अभी हम टेस्ट ट्यूब के, उस ट्यूब के अंदर है, सॉरी ट्यूब के अंदर है। तो ट्यूब के अंदर हमारा क्या है, डीएनए है। तो अभी जस्ट सिर्फ आप इमेजिन कीजिए, ये हमें ट्यूब के अंदर घुस चुके हैं। इस ट्यूब के अंदर, अभी ट्यूब के अंदर घुसने के बाद हमारे पास डीएनए का स्ट्रैंड है। इस डीएनए का स्ट्रैंड के अंदर हमें न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस भी दिख रहे हैं। उस न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में जब हमने डाइमिथिल सल्फेट डाला था, तो हमारा क्या हुआ था, मिथाइलेशन हुआ था। मतलब जहां पे गॉनिन रहेगा उस जगह पर क्या होगा, ये मिथिल ग्रुप को रिमूव कर देगा, मतलब यहाँ पे एक कट मारेगा। ठीक है, और इस स्ट्रैंड में और कहाँ पे जी है, यहाँ पे भी, ये देखिए यहाँ तक एक कट मारा, ये हो गया हमारा काम खत्म। फिर उसके बाद आपने देखा इसमें क्या, पाइपरिडिन भी है, पाइपरिडिन भी है ट्यूब में। तो पाइपरिडिन होने की वजह से क्या होगा, यहाँ से इसको कट किया जाएगा, और वो स्ट्रैंड किस तरह का बनेगा, इस तरह का हमारे पास एक कट आ जाएगा। और उसके बाद देख रहे हैं और कहाँ पे जी है, आगे भी एक जी है। मतलब जब सेकंड टाइम, जब दूसरा स्ट्रैंड में जब कट करेगा, तो सेकंड टाइम में, उस टाइम इसको ये वाला जी नहीं दिखेगा, तो उसको आगे वाला जी दिखेगा। मतलब वहाँ पे जी है ही नहीं, क्योंकि पहले इसमें किया ना हमने। तो सेकंड इसमें इधर एक कट मारेगा। मतलब आपको ये याद रखना है, एक ही स्ट्रैंड में एक ही बार ही वो कट कर सकता है। एक ही बार कट करने के आगे कैसे बढ़ेगा, तो मैंने इधर ही दूसरा वाला दिखाया है। तो दूसरा वाला जब यहाँ पे कट करेगा, तो हमारे पूरे डीएनए के ये जो स्ट्रैंड है सिंगल स्ट्रैंडेड, उसमें क्या क्या मिलेगा, टी टी सी ए सी सी, यहाँ पे जी, तो क्योंकि ये जी तो उधर से रिमूव हो चुका है ना, सॉरी यहाँ पे जी भी आएगा। मतलब ये पूरे स्टैंड में उसने डायरेक्ट यहाँ पे आके बाइंड हुआ और यहाँ पे मिथिल ग्रुप कर दिया ना, तो उन्होंने ये वाला पूरा स्टैंड बाहर निकाल दिया। तो ये हो गया हमारा एक। तो मैंने पिपरिडिन का फंक्शन क्या बताया, पिपरिडिन का फंक्शन ऐसा है, एक ही डीएनए मॉलिक्यूल में सिर्फ सिंगल कट ही कर सकता है, वो डबल कट नहीं कर सकता, इसलिए उन्होंने सिंगल कट ही दिखाया है। तो यहाँ तक हमारा फर्स्ट ट्यूब का काम हो चुका है। सॉरी, हमारा फर्स्ट ट्यूब यहाँ पे है, ये हमारा फर्स्ट ट्यूब का काम हो चुका है। अभी हम सेकंड ट्यूब लेंगे। तो हमारा सेकंड ट्यूब में क्या है, फॉर्मिक एसिड डाला हुआ है और पिपरिडिन डाला हुआ है। तो फॉर्मिक एसिड का काम क्या है, ए और जी के पास। तो आपको ए दिख रहा है, यहाँ पे एक पहला कट किया, मतलब ए एक स्टैंड बन जाएगा। सेकंड कट आपको कहाँ पे, जी दिख रहा है, यहाँ पे एक दिख रहा है, तो यहाँ पे एक कट करेगा। उसके बाद और कहाँ से जी दिख रहा है, यहाँ पे एक कट करेगा। फिर उसके सेकंड, उसके अगले स्टैंड में यहाँ पे कट करेगा। तो कुछ इस तरह से दिखेगा। तो आपने देखा किस तरह से सब कट किया हमने, और पिपरिडिन के वजह से ये सब अलग अलग रिमूव हो चुका है। फिर उसके बाद अभी थर्ड ट्यूब में देखेंगे। थर्ड ट्यूब में हमारा क्या है, सी प्लस टी। तो इसमें जहाँ जहाँ सी और टी है, वहाँ पे, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे सी और टी, तो टी है मतलब पहला कट यहाँ पे रहेगा, दूसरा कट भी यहाँ पे रहेगा, तीसरा मतलब तीसरे डीएनए के स्टैंड में सी यहाँ पे रहेगा। उसके बाद फिर यहाँ पे अगले स्टैंड में, यहाँ पे अगले स्टैंड में, फिर यहाँ पे, मतलब इसका कुछ इस तरह से चेन दिखेगा। तो इसका जब पिपरिडिन होगा, तो देखिए यहाँ तक कट है, मतलब इसका कोई भी लिया नहीं, मतलब सिर्फ फॉस्फेट है, तो इसका नहीं आएगा। तो यहाँ पे एक, यहाँ पे टी और एक टी। जब हम सी का लेंगे, ये देखिए किस तरह से कट किया है। अभी हम फोर्थ ट्यूब लेंगे जिसमें साइटोसिन है।
तो सोडियम क्लोराइड के ट्यूब में क्या होता है, जो हाइड्रोजन रहता है उसको क्या करता है, इनहिबिट कर देता है। आप यहाँ पे जो स्क्रीनशॉट लिए थे पहले उसको पहले फिर से रीड कीजिए। इसको क्या करता है, हाइड्रोजन को इनहिबिट कर देता है और रिएक्शन में जो थायमिन है सी है उसको वहाँ से कट करता है। ठीक है, तो उसमें कटिंग कैसे होगा, तो जहाँ जहाँ सी है वहाँ पे उसके साइड में कट कर देगा, ये दूसरा स्ट्रैंड, अगले स्ट्रैंड में इतना हो जाएगा। तो इसमें 3 फ्रैगमेंट अलग अलग निकलेंगे। तो आपने देखा इस तरह से हमारा फ्रैगमेंट्स निकल गए अलग अलग। तो किस तरह से हमने पिपरिडीन का भी यूज़ करके ये सबको तोड़ के अलग अलग कर दिया है। तो अभी जब मैं इसको ग्रीन कलर से मार्क कर रहा हूँ, ये हो गया, यहाँ पे इतने हो गए। ये सब क्या होगा, ये हमें हमारे इसमें ट्यूब में अलग अलग फ्रैगमेंट्स मिल गए। तो पहले इसमें आपको 2 फ्रैगमेंट मिल गया, तो इसमें कितना रहेगा, ये 2। तो देखिए पहले ट्यूब में 2, तीसरे ट्यूब में 4, थर्ड ट्यूब में हमारा 5 और फोर्थ ट्यूब में हमारा 3 फ्रैगमेंट मिल चुका है डीएनए का। अभी इस डीएनए को क्या करेंगे, हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू हम इसको रन करेंगे, जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। लास्ट वीडियो में आपको देखने के लिए आप लिंक में जाके उस वीडियो को आगे मूव करके आप देख सकते हैं। तो ये देखिए मैंने इस तरह से बताया था, तो आप उधर जाके इधर पॉज करके आप देख सकते हो किस तरह से मैंने बताया था। फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूँ। तो मैं इसमें और एक बात बताना भूल गया हूँ कि हम जब एक केमिकल इसमें ऐड कर रहे हैं, ये सब जब हम केमिकल इसमें ऐड कर रहे हैं, पाइपरिडीन ऐड कर रहे हैं, डाइमिथिल, फॉर्मिक एसिड, हाइड्रोजन, सोडियम, ये सब जब हम ऐड कर रहे हैं उस टाइम पे हम क्या ड्रॉपर का यूज़ नहीं करेंगे, इसमें हम माइक्रो पीपीटी का यूज़ करने वाले हैं। माइक्रो पीपीट का यूज़ करके हम स्मॉल अमाउंट में इसको फिल कर सकते हैं। तो माइक्रो पीपीट कुछ इस तरह से दिखता है। ओके डन। अभी हम जो भी जेल है वो देखेंगे। तो ये देखिए, ये इधर कैथोड रहता है, नेगेटिव चार्ज, इधर एनोड रहता है, पॉजिटिव चार्ज, ये सर्किट के साथ जो भी इलेक्ट्रिक के साथ ज्वाइन रहता है। फिर जो मैंने ब्लू कलर से निकाला ये क्या है, ये हमारा जेल है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं इसको। तो इसमें मैंने एक बात बताया, हमेशा बताता है, जो डीएनए है, ये सपोज ये हमारा डीएनए का स्ट्रैंड है, इस डीएनए के स्ट्रैंड में जो न्यूक्लियोटाइड का बैकबोन है, वो जो बैकबोन है वो कौन सा चार्ज रहता है, उसमें निगेटिव चार्ज रहता है। तो डीएनए के पास कौन सा चार्ज है, निगेटिव चार्ज है। जब हम डीएनए यहाँ पे एक एक ट्यूब में, चारों ट्यूब में से निकल के जब यहाँ पे पुट करेंगे माइक्रोपिपेट के थ्रू, तो कहाँ पे पुट करेंगे, निगेटिव चार्ज में। तो कौन से और मूव ऑन होगा, पॉजिटिव की ओर मूव ऑन होगा। जो भी निगेटिव से पॉजिटिव की ओर मूव ऑन करेगा तो वो इस तरह से होगा इसमें। तो इसका फंक्शन क्या रहता है, जो भी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस रहता है उसका फंक्शन ऐसा होता है कि जो भी डीएनए उसको सेपरेट करने का काम करता है। जो भी शॉर्ट डीएनए, जो छोटा डीएनए, वो ज़्यादा मूव ऑन होगा एनोड की ओर, और जो लॉन्ग डीएनए वो कैथोड की ओर बॉटम के पास वहीं पे रुक जाएगा। उसके थ्रू हम उसका आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो जैसे कि हमारा ये लॉन्ग है और ये है हमारा शॉर्ट। तो सपोज इस ट्यूब में यहाँ पे साइटोसिन आ गया है, यहाँ पे कट हो चुका है एक, तो यहाँ पे सॉरी ट्यूब में नहीं, इस फ्रैगमेंट में यहाँ पे साइटोसिन आया, यहाँ पे काटा गया। तो आपको दिख रहा है एक फ्रैगमेंट जो बहुत छोटा है, तो जो छोटा फ्रैगमेंट है वो ज़्यादा फास्ट मूव ऑन करेगा एनोड की ओर, जो बड़ा फ्रैगमेंट है वो बॉटम के पास ही रुक जाएगा या फिर बॉटम से थोड़ा सा आगे जाएगा एज कंपेयर टू साइज। इस तरह से इसमें डीएनए का सेपरेशन होगा। तो ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर कैसा होता है, जैसे कि हमने ये ट्यूब को, ये जितना भी हमारा फ्रैगमेंट आया है वो फ्रैगमेंट कहाँ पे जाएगा, वो फ्रैगमेंट कहाँ पे है, हमारे इस ट्यूब के अंदर ऑलरेडी फ्रैगमेंट है। तो हम इस माइक्रोपिपेट का यूज़ करके हम इस फ्रैगमेंट को इसके ऊपर डालेंगे। जैसे हमारा 4 साइट है, ये 1 जो कि जी साइट, सेकंड वाला A+T, C+T और G। तो ये जो चारों टेस्ट ट्यूब में से निकल के हम चारों माइक्रोपिपेट के यूज़ करके यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद वो जो है निगेटिव से पॉजिटिव की ओर किस तरह से मूव ऑन करेगा वो मैं इसके अंदर दिखाऊंगा। तो इसमें देखिए सबसे छोटा वाला कौन सा है, ये वाला सबसे छोटा है, तो ज़्यादा फास्ट मूव ऑन करेगा। कौन से इसमें, थर्ड, कौन से ट्यूब में, फर्स्ट सेकंड थर्ड ट्यूब में देखिए सबसे इधर जाके रन करेगा, तो वो यहाँ पे एक बैंड दिखाएगा शो। ठीक है, सेकंड बैंड मैं पिंक कलर से दिखा रहा हूँ। तो हमारा सेकंड फ्रैगमेंट भी उससे थोड़ा सा बड़ा है, उसके बाद वाला भी उससे थोड़ा सा बड़ा है, सबसे जब कंपेयर करेंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा। तो इस तरह से हो जाएगा। तो आपको दिख रहा है 2 इसका बैंड सी में भी है, देखिए 2 बैंड इसमें भी है, 2 बैंड इसमें भी। तो सी के पास भी 2 बैंड है, तो कुछ यहाँ पे दिखेगा, ये रहा सी के पास भी बैंड आ गया। तो इस तरह से इसमें फील होगा, तो इस तरह से पूरा बैंड दिखेगा। तो अभी इस बैंड को रीड कैसे करेंगे, तो आपको दिख रहा है C+T में सबसे पहले यहाँ पे आया है सबसे छोटा वाला स्ट्रैंड, तो छोटा वाला स्ट्रैंड और C भी है, यहाँ पे भी C है, तो दोनों में से कौन सा आएगा, यहाँ पे आएगा T। तो T के बाद देखिए फिर से ये वाला स्टैंड यहाँ तक मूव है, तो यहाँ पे फिर से T। तो ये दोनों में T और C, ये देखिए कंफ्यूजन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ये इस साइड पे है तो इसलिए इधर क्या आएगा C, तो यहाँ पे आएगा C। तो इस तरह से उसके बाद ये वाला A+G है, तो ये दोनों में से कौन सा आएगा, G आएगा कि ये आएगा, इधर आएगा A, फिर उसके बाद इधर आएगा G। तो इस तरह से हमारा पूरा हो गया। ये हो गया 5 प्राइम एंड और ये हो गया हमारा 3 प्राइम। तो इसको कॉम्प्लीमेंट्री जब बेस पेयर आ जाएंगे तो ये पूरा स्ट्रैंड कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज़ करके हमने इस डीएनए का इसको
सेपरेट किया है, और इस मैक्सम एंड गिलबर्ट का यूज़ करके, कुछ केमिकल्स का यूज़ करके हमने इस तरह से डीएनए को सेपरेट किया है, मतलब सिक्वेंसिंग किया है। थैंक यू।